जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी और बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे ग्रुप डी के लिए कोई स्पेशल कुछ शुरू किया जाए। और फिर काफ़ी तलाश के बाद हमें एक ऐसा बंदा मिला। और आपको पता है जैसा कि मैं हमेशा सिलेक्टिव व्यक्तियों को लाता हूँ, और मुझे लगा कि मैथ में किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आऊँ जो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी तैयारी को करा पाए। तो आप सबकी मांग के अनुरूप मैं ग्रुप डी के लिए जो नया हमारा मैथ का फाउंडेशन बैच है वो शुरू होने जा रहा है, और उसके लिए आपके सामने हैं सौरभ सर। और सौरभ सर आपको ग्रुप डी के लिए मैथ का फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं और आपको शुरू से बिल्कुल मैथ्स पढ़ाएंगे। सौरभ सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये पहले से कई सारे एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हैं, तो कुछ कारणों की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। ये नहीं कहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे नहीं लग रहा वो कारण आपके सामने शेयर किए जाएं। कुछ व्यक्तिगत कारण हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ कि फॉर्म अप्लाई भी नहीं हो पाया सर का, और काफ़ी समय से सर हैं तैयारी में। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छे टीचर के तौर पे और काफ़ी तलाश करने के बाद सौरभ सर पे मेरी तलाश थी वो ख़त्म हुई। और आज आपको सर जो सिलेबस वगैरह है उसकी जानकारी देंगे, और बिल्कुल जीरो से आपको मैथ की काखा गागा से स्टार्ट करेंगे और आपका ज्ञा तक लेकर जाएंगे। आपको क्लासें आपकी लंबी हो सकती हैं, टाइम थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिल्कुल आपको लग रहा है कि मुझे बिल्कुल शुरुआत करनी है मैथ्स के लिए, तो ये जो बैच है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको हो सकता है। वो हेल्पफुल ही नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि आप कंटिन्यू अगर इस बैच में जुड़े रहेंगे तो आप सिलेक्शन तक जाएंगे। मैथ्स में आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली हैं। और बाकी मैं सब सर से कहूँगा वो सिलेबस वगैरह आपको बताएं, और जो भी उनका है वो आपको बताएं। ठीक है सर, आपको अभी सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो भी मैथ का सिलेबस है, और मैं आपको विदा लेता हूँ। बाकी सर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जय हिंद, राम राम, राधे राधे प्यारे साथियों। मैं शहीद भगत सिंह कोचिंग की तरफ से आपके लिए मैथ का फाउंडेशन बैच लेकर आया हूँ। मैं आपको मैथ के फाउंडेशन बैच में बेसिक से लेकर सारी जानकारी दूंगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी दूंगा। ये मैथ का फाउंडेशन बैच हमने स्पेशल आप देख रहे होंगे ग्रुप डी के लिए हमने स्टार्ट करा है। आपको मैं इसमें बेसिक से लेकर और ट्रिक्स वगैरह सारी जानकारी आपको बताऊंगा। पहले आपको क्या है, मैं उसका इंट्रोडक्शन बताता हूं कि मैथ में हम कहां से स्टार्ट करते हैं और क्या क्या हमको मैथ में पढ़ना होता है। सबसे मेन चीज़ हमारा जो टॉपिक है वो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं आते हैं, और कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा और बहुत व्यवस्थित तरीके से आपको जानकारी बताई जाएगी। इसी के साथ मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको चलता हूं आपकी क्लास की ओर। मैथ का फाउंडेशन बैच जो है उसके अंतर्गत हम मैथ्स को दो पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट होगा अंकगणित। क्या होगा? अंकगणित, अर्थमेटिक। सबसे पहला पार्ट हमारा अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित हम पढ़ेंगे। अब क्या है, अंकगणित में भी हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा होगा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, मेरा मेन उद्देश्य आपको मैथ रटाना नहीं है, मुझे मैथ आपको सिखाना है। मुझे मैथ आपको सिखाना है। तो सीखने के पर्पज से अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 2025 में, आने वाली 2025 में आपको सिलेक्शन गारंटी के साथ मिलेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे सरलीकरण। अब मेरा मेन उद्देश्य सरलीकरण स्टार्ट करने का क्या था कि सरलीकरण में काफी बच्चों ने पढ़ रखा होगा, सरलीकरण में हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब पढ़ते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं एक क्रम वाइज आपको
चैप्टर्स की जानकारी दूं, क्रम वाइज आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊं। सबसे पहले सरलीकरण। सरलीकरण में हमारे आप एसएससी जीडी में या यूपी पुलिस में या एसएससी सीपीओ में, मतलब एसएससी के कोई भी एग्जाम या रेलवे में किसी में भी आप देखोगे तो सरलीकरण से हमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से देखने को मिल जाते हैं। अब आपको पता होगा कि हर एग्जाम में नंबर्स का सिस्टम अलग है। अगर आप यूपीपी का एग्जाम देंगे तो आपको मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आप एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको 4 नंबर एक क्वेश्चन के मिलते हैं। सिवाय एसएससी जीडी को छोड़कर, एसएससी जीडी में आपको 2 नंबर मिलते हैं। एसएससी जीडी में आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो इसी के साथ हम अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, इससे भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला हमारा चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर एंड क्यूब रूट से आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और बेसिक कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपको बस उसका तरीका पता होना चाहिए। मेरा मेन उद्देश्य, मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, मेरा मेन उद्देश्य आपको गणित सिखाना है, रटाना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा घातांक करणी। घातांक करणी से आपको ज्यादा नहीं 1 क्वेश्चन मिलेगा या 1 से हद 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला हमारा होगा लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त। एलसीएफ एंड एचसीएफ से भी हमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देखो व्यवस्थित तरीके का मतलब है, देखो एक सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं। अगला हमारा होगा औसत एवरेज। एवरेज से भी हमें 3 से 4 क्वेश्चन लगभग देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको एवरेज में देखने को मिलते हैं। अगला हमारा है अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। मैं आपके सब सारे चैप्टर्स का वेटेज बताऊंगा, कितना कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा है साझा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी हमें लगभग 1 क्वेश्चन मिलेगा या 1 से हद है तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा आयु, एज। क्या होगा? एज। एज से हमें 1 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर होगा मिश्रण और पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब एलिगेशन और मिक्सचर और एलिगेशन से भी हमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा प्रतिशत, परसेंटेज। ये मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखो यहाँ परसेंटेज, उसके बाद लाभ हानि बट्टा, यानी कि ये सारे चैप्टर परसेंटेज से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? परसेंटेज। परसेंटेज से भी लगभग हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमें परसेंटेज से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस से लगभग हमें 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी देखने को प्रत्येक एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में आपको मिलेंगे।
अगला चैप्टर जो होगा वो होगा हमारा बट्टा, डिस्काउंट। और बट्टा से भी लगभग एक या एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला हमारा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, SI और CI, SI और CI यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से हमको एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर जो है वो है काम और समय, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम में हमें लगभग एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से लगभग एक से दो क्वेश्चन इससे भी आपको एग्जाम में मिलेगा देखने को। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ट्रेन और नावधारा, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इससे भी आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और लास्ट चैप्टर जो हमारा अंकगणित के अंतर्गत हम जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइप टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न। इससे भी आपको एक क्वेश्चन या एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आपको सीक्वेंस से, फाउंडेशन बैच के अंतर्गत सीक्वेंस से जीरो, का खा गा से लेकर और ज्ञा तक आपको लेकर जाऊंगा मैं, और सारी चीज व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक में हमें लगभग इतने ही चैप्टर पढ़ने होते हैं। इसके बाद हमें एक अर्थमेटिक के बाद मैथ में एक और मैथ पढ़नी होती है जिसका नाम है हमारा एडवांस मैथ। एडवांस मैथ, एडवांस मैथ में जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊंचाई, दूरी, हाइट एंड वेट, हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहली हमारी होती है 2 डायमेंशन और फिर होती है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन, दो टाइप में हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, और लगभग इससे आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको क्षेत्रमिति से देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से सिंपली बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको इससे मिलेंगे देखने को। अगला हमारा जो चैप्टर है वो होगा बीजगणित, एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंतर्गत हम इक्वेशंस वगैरह पढ़ते हैं, और इसके अंतर्गत हम लगभग इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा रेखा गणित, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंतर्गत हम लगभग इससे भी हमारे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सांख्यिकी, स्टैटिक्स। इससे भी आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर ही जरूर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसमें एडवांस मैथ में हम लास्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे ग्राफ, और ग्राफ से आप हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को इससे भी आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी, और इसी तरीके से हमको व्यवस्थित तरीके से मैथ पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था वो हमारा जो होगा वो सरलीकरण होगा। सबसे पहले मैं आपको देखो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करनी होती हैं, सारी बातें सरलीकरण के अंतर्गत बताऊंगा। तो आज मैं कुछ आपको सरलीकरण का इंट्रोडक्शन बता देता हूं, और कल से हमारी सारी व्यवस्थित सरलीकरण की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सरलीकरण क्या होता है? हमारा सरलीकरण क्या होता है? हमारा सरलीकरण आप खुद ही इससे समझ पा रहे होंगे। सरलीकरण का मतलब सरल करना,
सरल करना, यानी कि कोई भी आपको इक्वेशन XYZ कोई भी इक्वेशन दी होगी और आपको उसको सरल कर आंसर प्राप्त करना होता है। आप देखते होंगे बहुत से एग्जाम आप देते होंगे, उसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे उन्हें ये नहीं पता होगा कि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे या ऑफ यानी का को पहले सॉल्व करेंगे या डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे या मल्टीपल को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा। क्लास मेरी लंबी हो सकती है लेकिन आपको व्यवस्थित तरीके से रटाना बिल्कुल नहीं है। आपको मैथ को सीखना है, गणित को सीखना है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। सरलीकरण, सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? देखो, विभिन्न संक्रियाओं का उपयोग करके, संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ब्रैकेट्स आदि, इनका उपयोग करके अभिव्यक्ति को सरल रूप में कम करना, यानी कि जो इक्वेशन दी हुई है उसके लिए सरल करना, कम करना, किसका सरलीकरण का अर्थ होता है। लेकिन इसके आगे लिखा हुआ है जबकि सन्निकटन गणितीय, सन्निकटन का मतलब होता है उसके पास, सन्निकटन गणितीय का मतलब उसके पास, सन्निकटन गणितीय अभिव्यक्ति को उसके निकटतम मान तक सरल बनाते हैं। देखो, उसके निकटतम मान तक यानी कि उसके लगभग, कोई आंसर आपने देखा होगा पॉइंट में आ रहा होगा तो लगभग उसके लिए उसके निकटतम मान तक सरल बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल सही नहीं है। सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए हम अभिव्यक्ति में अंकों को निकटतम मान तक पूर्णांकित करते हैं। इसका मेन जो ये वाली लाइन जो लिखी है, अभिव्यक्ति में अंकों को निकटतम मान तक, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसमें सन्निकट मतलब पॉइंटों में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको निकटतम मान तक पूर्णांकित करते हैं। निकटतम मान तक कहने का मतलब उसके पास वाले मान तक। जैसे कहीं पे एग्जांपल के लिए लिखा हुआ 14.98, तो इसको निकटतम मान यानी ये 15 के लगभग होगा, तो हम सीधे सीधे इसको निकटतम मान यानी 15 लिख लेंगे, तक पूर्णांकित करते हैं। और जो भी अभिव्यक्ति यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसको बॉड मास का उपयोग करके अभिव्यक्ति को सरल बनाते हैं। यह हमारा सरलीकरण के अंतर्गत एक बॉड मास का नियम चलता है और बॉड मास के नियम पे ही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अब बॉड मास का क्या मतलब होता है, क्या होता है बॉड मास, देखते हैं आगे। बॉड मास, देखो बी, जो पहली बी है वो होता है बार, B4 होता है बार, यानी कहीं पे अगर ऐसे 2-3 लिखा हुआ है और इन दोनों अंक के ऊपर अगर ये बार लगा हुआ है तो कहने का मतलब सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, बार। उसके बाद आती है हमारी वी यानी कि कोष्टक। अब हमारी सरलीकरण में भी कोष्टक कई प्रकार के होते हैं, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद कोष्टक के बाद हमारा होता है ओ, यानी ओ का मतलब होता है ऑफ। आपने बहुत से क्वेश्चंस में सरलीकरण के में देखा होगा ऑफ लिखा हुआ, ऑफ का मतलब होता है का, क्या होता है का। का के बाद हम डी यानी बॉड मास में डी, डी का मतलब होता है भाग यानी कि डिवाइड, डिवाइड। डिवाइड के बाद हमारा एम यानी कि गुणन यानी कि मल्टीपल, मल्टीपल। और मल्टीपल के बाद हमारा जो ए होता है वो होता है ऐड यानी कि जोड़, क्या होता है ऐड यानी कि जोड़। इसके बाद हम जो लास्ट हमारा बॉड मास में जो एस होता है उसका मतलब होता है घटाओ यानी कि सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट। इसके बाद क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा कि
ब्रैकेट्स यानी कोष्टक हमारे सरलीकरण में कितने टाइप के हम पढ़ते हैं। कोष्टक जो है हम कितने टाइप के पढ़ते हैं देखते हैं। कोष्टक ब्रैकेट्स, कोष्टक सरलीकरण में हम 3 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहला हमारा जो कोष्टक होता है वो होता है गोल कोष्टक, यानी कि कह सकते हैं इसको स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये, जो आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमारी अगली जो ब्रैकेट होती है वो होती है कर्ली ब्रैकेट। इसको एक टाइप से हम बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में मजली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मजली ब्रैकेट, मजली कोष्टक। और मजली कोष्टक का हमारा जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये, इस टाइप से आपने बना हुआ देखा होगा। अगला जो हमारी ब्रैकेट होती है मेरे प्यारे भाइयों वो होती है बॉक्स ब्रैकेट। क्या होती है? बॉक्स ब्रैकेट। और बॉक्स ब्रैकेट को हम बोलते हैं बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक। और बड़ी कोष्टक का जो हमारा प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है ये। इसके साथ आप देख रहे होंगे अगला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ वो है ऑफ। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ का उपयोग करते हैं और ऑफ का अर्थ होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। लेकिन आप देख रहे होंगे लिखा है लेकिन इसे भाग से पहले संचालित किया जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखा होगा क्वेश्चन में 4 ऑफ 2 भाग 2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले ऑफ की जगह बच्चे करते हैं गुणा लगा लिया फिर भाग 2। अब पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है? ऑफ का अर्थ गुणा, लेकिन इसे भाग से पहले संचालित किया, यानी इसको पहले भाग से पहले सॉल्व करना है। कहने का मतलब आपने गुणा तो लगा लिया लेकिन इसको सॉल्व भी करना है। कहने का मतलब 4 गुणा 2 भाग 2, यानी कि 4 दूनी 8 भाग 2, 2 चौक 8, यानी 4। इस टाइप से करना है। आगे हमारे जो एग्जामिनेशन में है वो किस टाइप से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे एग्जामिनेशन में हमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस टाइप से? एक तो आपको सिंपली पहले आए जो लुप्त संख्या, यानी कि कुछ संख्या आपको गायब कर देगा और पूछेगा कि इस जगह पे क्या भरना होगा। तो देखो मैंने लिखा हुआ परीक्षा के पेपर में दिए गए समीकरण में, परीक्षा के पेपर में दिए गए समीकरण में उम्मीदवारों को उस विशेष समीकरण में रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको तो मैं बेसिक से एक्स मान के लगाऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले एक्स मान के बिल्कुल कतई नहीं लगाना है। आपको क्या करना है? जो या तो बाएं हाथ की ओर होगा और या दाएं हाथ की ओर दिया होगा। उदाहरण के लिए देखो ये लिखा हुआ है 240 माइनस खाली जगह 100 बराबर 5 गुणा 35 प्लस 265। या उम्मीदवारों को उचित विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरना आवश्यक है। कहने का मतलब अगर यहां खाली जगह दी हुई है तो आपको जो ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको क्या करना, उन ऑप्शन को रख के रिक्त स्थान भरना उचित होगा, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, टाइम कम खर्च होगा। और मेन आजकल क्या है, क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर पा रहा है, लेकिन मेन जो आज कंपटीशन है आजकल है वो है टाइम का। अगर आप टाइम के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन में बहुत अच्छे हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा वो समीकरण को सरल बनाना, यानी कि एक आपको समीकरण दी हुई होगी और उसको आपको सरल बनाना होगा। एक और तरीका जिसमें सरलीकरण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है समीकरण प्रस्तुत करना और परिणाम प्राप्त करना। यानी कहने का मतलब कोई भी समीकरण दे देगा, मान लीजिए 4 गुणा 5
भाग 25 ऑफ 3 और इसका मान पूछ लेगा, इस टाइप से दे देगा। तो समीकरण प्रस्तुत करने और परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे हल करने की प्रत्यक्ष विधि, उदाहरण के लिए, उदाहरण मैंने दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। ऐसी समस्याओं में आवेदकों को प्रश्न चिन्ह की स्थिति में आने वाली स्थिति का उत्तर देना होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आंसर होगा। अब जो हम इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके अंतर्गत ही हम बॉडमास का नियम यूज करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसी के अंतर्गत हम बॉडमास का नियम का यूज करते हैं। आगे इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वो होगा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी कि सरलीकरण में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी है। क्या है? सबसे पहला जो रूल है वो होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी कि आपको कोई आधार सेम दे देगा और पूछ लेगा, जैसे आपको दिया होगा 4 की घात 6, 2 की, माय मिस्टेक ले लेते हैं, 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 7 और इसका मान आपसे पूछ लेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, गुणा में घातें आपस में जुड़ती हैं, गुणा में घातें आपस में जुड़ती हैं। कहने का मतलब ये, अगर उनका आधार सेम है तो, कहने का मतलब देखो इनका आधार यहाँ 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस 7, यानी 2 की पावर ये हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 की पावर 13। एक चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखना है, जो है इसमें आधार सेम होना। अगर यहाँ आधार अलग हुआ, कहने का मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 7, अब देखो यहाँ आधार सेम नहीं है तो यहाँ भी नहीं जोड़ सकते। आधार सेम करने के लिए इसको सेम करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 गुणा 4 क्या होता है 2 की घात 2 और इसके ऊपर 7। अब मेरे प्यारे साथियों देखो, ये भी मैंने नियम इसमें लिखा हुआ है, देखो घात के ऊपर घात लगना, ये है पावर ऑफ पावर रूल। पावर ऑफ पावर रूल का मतलब होता है अगर घात के ऊपर घात लगी हुई है तो उन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों? गुणा, यानी 2 की पावर 6 गुणा 2 की पावर ये हो जाएगा 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा? 14। अब देखो इनका बेस आधार सेम हो गया तो अब घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। इसके बाद हमारा जो अगला नियम होगा वो होगा डिवीजन रूल। क्या होगा? डिवीजन रूल। डिवीजन रूल का मतलब होता है अगर कोई भी घात, मान लीजिए a की पावर x है और डिवाइडेड बाई a की पावर y दिया हुआ है, इसमें भी आधार सेम होना चाहिए, इसमें भी जो आधार है वो सेम होना चाहिए। तो ये क्या होता है, घात में घातें हमेशा घट जाती है, यानी ये हो जाएगा a की पावर x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई। अगला जो हमारा होगा वो होगा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब एक टाइप से हम बोल सकते हैं घातों, मतलब दो प्रोडक्ट यानी दो कंपोनेंट की आपस में गुणा और उनके ऊपर घात लगा होना। कहने का मतलब लिखा होगा ए बी की पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x और b की पावर x, b की पावर x। अगला जो हमारा होगा वो होगा पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल हमारा क्या बोलता है, अगर बटे में जो भी दिया हुआ है और उनके ऊपर घात लगी हुई है तो वो जो घात होती है वो दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाती है, यानी दोनों नंबर्स के ऊपर आ जाती है। कहने का मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है a अपॉन बी की घात 4, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a की पावर 4 अपॉन b की पावर 4, जो हमारा पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल बोलता है। अगला जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी भी नंबर की घात जीरो होना। आप XYZ कोई भी नंबर ले लोगे, 2 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा, 3 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 होगा, यानी जीरो ऑफ एक्सपोनेंट, यानी a की पावर 0 बराबर 1, यानी 2 की पावर 0 बराबर 1।
अगला होगा हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि निगेटिव का मतलब निगेटिव यानी कि ऋणात्मक घात होना। ऋणात्मक घात होना, ऋणात्मक घात में मेरे प्यारे साथियों क्या करते हैं, अगर किसी के ऊपर ऋणात्मक घात, जैसे मान लीजिए a के ऊपर -2 लगा हुआ है, तो इसका मान हमेशा जो माइनस होता है वो हमेशा अपोजिट में जाके बटे में, यानी इसका मान होगा a⁻2। जो माइनस होता है वो हमेशा बटे में आ जाता है। अभी आपने डिवीजन ऑफ रूल, घातें भाग में घट जाती थी, तो यानी का मतलब ये भाग में आ जाएगा। अगला हमारा जो होगा वो होगा फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट यानी कि घात बटे में होना, घात भाग विधि में होना। यानी देखो a⁻x/y अगर आपकी घात बटे में दी हुई है तो इसका मतलब हो जाएगा y, जो y हो जाएगा वो आपका बाहर आ जाएगा और a⁻x अंडर रूट लग के a⁻x। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा और मैं आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से एक एक चीज समझा रहा हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप मैथ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ हमारे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमारी महत्वपूर्ण सर्वसम्मिकाएं। महत्वपूर्ण सर्वसम्मिकाएं आपने कक्षा 8, 9, 7, 6 में पढ़ी होंगी। सबसे पहली हमारी सर्वसम्मिका है a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है मेरे प्यारे साथी a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। अगली हमारी जो सर्वसम्मिका होगी वो होगी a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² - 2ab + b²। कहने का मतलब प्लस वाली जो भी समीकरण होती है हमारी, उसमें सारे प्लस के होते हैं और माइनस वाले में एक केवल हमारा कंपोनेंट माइनस का होता है। अगली हमारी जो होगी वो होगी a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का योग, यानी दोनों सर्वसम्मिकाओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 2a² + b²। मेरे प्यारे साथियों कितना होगा, 2a² + b²। अगली जो हमारी सर्वसम्मिका, दोनों सर्वसम्मिकाओं का अंतर जो होगा वो होगा 4ab। कितना होगा, 4ab। ये मेरे प्यारे भाइयों अलग है, 4ab। कितना होगा, 4ab। अगला है हमारा a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है हमारा a+b। यही इन्होंने यहां खोल के कर दिया है, a³ + 3a² 3a² + 3ab² b³। अगला हमारा a-b का होल क्यूब। a-b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - 3a² b + 3ab² - b³। देखो अगला जो हमारा होगा वो होगा a+b का होल स्क्वायर - a-b का होल स्क्वायर। ये तो मैं आपको बता चुका हूं सिंपली, ये इसका नहीं होगा। तो आपको उम्मीद करता हूं सरलीकरण के बारे में जानकारी मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। इसी के साथ कल से हम अपनी व्यवस्थित क्लास सरलीकरण की चालू करेंगे और आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, राधे राधे।